शुरुआत सबसे पहले कोरोना से जुड़े अपडेट के साथ करेंगे। हमेशा की तरह आपको ये बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी इन आंकड़ों में अब क्या ताजा इजाफा हुआ है। परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से आज सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1007 मरीज सामने आए हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हुई है। आपको ये बता दें कि ताजा आंकड़े सुबह 8 बजे तक के हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि कुछ लोग ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। साथ ही देश में कोरोना के मामले 13,000 को पार कर गए हैं। इनमें करीब 1750 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 437 लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। अगर कोरोना वायरस के शिकार राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। सबसे ज्यादा यहीं पर संक्रमित लोगों की संख्या है। यहां कोरोना के 3,205 मामले सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली का नंबर है, जहां 1,640 केस हैं। तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है, यहां 1,267 केस हैं। राजस्थान में 1,131 मामले हैं कोरोना के, जबकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 1,120 मामले हैं। गुजरात में 930, यूपी में 805 केस हैं कोरोना के। इसके साथ ही आपको मरने वालों का आंकड़ा दिखा देते हैं। कोरोना से अब तक 437 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के 194 लोग शामिल हैं। दिल्ली में 38 लोगों की जान गई है, जबकि एमपी की अगर बात करें तो कोरोना का यहां पर कोहराम है। यहां 53 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात में 36 लोग कोरोना के शिकार हुए हैं। वहीं यूपी की अगर बात करें तो यहां 13 लोगों को जान अपनी गंवानी पड़ी। नए केस 55, कुल केस 1,131, मौत 3। राजस्थान के ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 16 अप्रैल रात 9 बजे तक के ये आंकड़े हैं। वहीं दिल्ली की अगर बात करें, नए केस 62, कुल केस 1,640, कुल मौतें 6। कल जितनी मौतें हुई हैं वो 6 और कुल मौतें 38। तो कोरोना के मामले बढ़ना यकीनन चिंता का विषय है। चिंता दिल्ली को लेकर भी है, जहां 2 दिन तक कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद गुरुवार को एक बार फिर से मामले तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दिए। लगातार 2 दिनों तक कोरोना संक्रमण के मामलों में आई गिरावट के चलते राजधानी दिल्ली में बन रहे सुकून के माहौल में गुरुवार को जोरदार झटका लगा। दिन की शुरुआत ही संकट के दोहरे पैगाम के साथ हुई। पहला तो ये कि गुरुवार को संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़ गए, और दूसरा होम डिलीवरी के जरिए लोगों के घर तक महामारी की पहुंच के नए रास्ते का खुलासा। 14 अप्रैल को पहली बार दिल्ली में नए मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। 13 अप्रैल को नए मामलों की संख्या 356 थी, जो 14 अप्रैल को घटकर 51 हो गई, और 15 अप्रैल को इससे भी कम सिर्फ 17 नए मामले दर्ज किए गए। लेकिन 16 अप्रैल को फिर से उछाल आया और 62 नए मामले दर्ज हुए। यानी कि हालात अभी हिसाब किताब के बाहर ही हैं। लेकिन केजरीवाल ने पहले ही ऐलान कर दिया कि कोरोना के खिलाफ उनकी रणनीति कामयाब है। वहाँ के रहने वाले लोगों को बाहर नहीं आने देते और बाहर के लोगों को अंदर नहीं जाने देते, ताकि बीमारी बाहर ना फैले। और तो वहाँ पे फिर हम ऑपरेशन शील्ड चालू करते हैं, और इसके अच्छे असर पड़ रहे हैं, क्योंकि दिलशाद गार्डन का हमने देखा कि किस तरह से वो 15-20 दिन हो गए और वहाँ पे कंटेनमेंट जोन में अब एक भी केस नहीं आया। पिज्जा की होम डिलीवरी ने तो दिल्ली में कयामत ही ढा दी। मालवीय नगर इलाके की एक पिज्जा दुकान से पिज्जा डिलीवरी करने वाले लड़के में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया। डिलीवरी बॉय को पिछले 20 दिनों से सर्दी जुकाम जैसे लक्षण थे। इस दौरान उसने 72 घरों तक ऑर्डर डिलीवर किए। इन 72 परिवारों को तो क्वारंटीन कर दिया गया है, लेकिन संक्रमित डिलीवरी बॉय अपने साथ काम करने वाले 17 और लड़कों के संपर्क में था, और ये लोग भी अपने अपने इलाकों में पिज्जा की होम डिलीवरी करते रहे। इनके संपर्क में कौन कौन लोग आए, लिस्ट बनाने में कागज कम पड़ जाएंगे। अभी हमको सबको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद पता लगेगा कि क्या इसकी वजह से इन्फेक्शन फैला है। देखो, एक उसको इन्फेक्शन किससे हुआ उसको चेक किया जा रहा है कि उसको कहां से इन्फेक्शन हुआ है। अभी जल्द से जल्द अगले 2 या 3 दिन के अंदर सबकी हम रिपोर्ट आ जाएगी। अगर उसकी वजह से इन्फेक्शन आगे फैला है तो ज्यादा चिंताजनक होगा।
इधर दिल्ली सरकार के भगवान महावीर अस्पताल के डॉक्टर, नर्सों समेत कुल 68 कर्मचारियों पर भी संक्रमण की तलवार लटक रही है। अस्पताल में भर्ती हुई एक गर्भवती महिला के परिवार ने ये जानकारी नहीं दी थी कि उनका पूरा परिवार क्वारंटीन किया गया है। बुधवार देर रात महिला की मौत हो गई, जिसके बाद ये खुलासा हुआ। महिला की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आज आएगी। रिपोर्ट आने तक उसके संपर्क में आए 68 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। यानी कि खतरा टालना तो दूर, अभी कम भी नहीं हुआ है। संक्रमण हर बार नई शक्ल में चोरी छुपे हमारे घरों, अस्पतालों को निशाना बना रहा है। ऐसे में जो भी लॉकडाउन को हल्के में ले रहा है, वो न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी खतरे में डाल रहा है। दिल्ली से ऐश्वर्या और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर कोरोना के मामले बढ़ने में मुख्य कसूरवार तबलीगी जमात का मरकज रहा। मरकज से जुड़े 1000 से ज्यादा लोग दिल्ली में कोरोना संक्रमित पाए गए। इसे लेकर जमात के चीफ मौलाना साद की तलाश की जा रही है और कल प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मौलाना पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। उधर सहारनपुर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मौलाना के 2 रिश्तेदारों समेत 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। लेकिन मौलाना कहां है और कब गिरफ्तार होगा, इस पर कई सवाल है। ऐसी खबर है कि वो अपने ठिकाने भी बदल रहा। मौलाना साद और उसके 8 सहयोगी ईडी के रडार पर हैं। इन सब पर विदेशों से फंड लेने का आरोप है। सूत्रों से खबर यह भी है कि हाल के दिनों में मौलाना के खातों में बड़ी रकम जमा हुई है। इस बारे में इनकम टैक्स विभाग भी जांच शुरू करने की तैयारी में है। दिल्ली पुलिस मौलाना साद को अब तक 2 बार नोटिस भेज चुका है, लेकिन उसने अपने खातों की जानकारी अब तक नहीं दी है। मौलाना साद और उसके 8 सहयोगी ईडी के रडार पर हैं। दिल्ली पुलिस भी मौलाना साद को अब तक 2 बार नोटिस भेज चुकी है, लेकिन उसने अपने खातों की जानकारी नहीं दी है। दिल्ली से हमारे संवाददाता मुनीश पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। मुनीश, आपसे सवाल मौलाना साद को लेकर है। कई बार लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है, जगह जगह छापेमारी की जा रही है उसको लेकर, लेकिन ठिकाने का अब तक पता नहीं चल पाया है। कहां कमी रह गई है, क्यों मौलाना साद मिल नहीं रहा है? जी देखिए नेहा, इस मामले में 31 मार्च को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद में वो खुद उसने क्लेम किया था एक ऑडियो के जरिए कि वो क्वारंटाइन हो गया है, यानी कि उसे भी डर था कि उसे कोरोना हो सकता है। इसके बाद में उसने प्राइवेट लैब में टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। अब जब क्राइम ब्रांच चाहता है कि उसका क्वारंटाइन खत्म हो चुका है, उससे पूछताछ की जानी चाहिए, तो उसने अपने ठिकाने बदल दिए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है, उसके ऊपर एक केस दर्ज कर दिया है। और शुरुआती प्रारंभिक जांच में बात सामने आई है कि पिछले कुछ सालों में जो मरकज मौलाना साद का ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें काफी फंडिंग आ रही थी, विदेशों से काफी पैसा आया हुआ था। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जो पैसा आ रहा था वो छोटे छोटे अमाउंट में, थोड़े थोड़े अमाउंट में वो पैसा 24 घंटे के अंदर निकाला जा रहा था। तो कहीं न कहीं हवाला का भी यहाँ पर एंगल समझ में आ रहा है कि हवाला से पैसे निकाले जा रहे थे। तो फंडिंग तोड़ने के लिए आपके पास मौलाना साद को खोजने में अब तक नाकामी हासिल हुई है दिल्ली पुलिस को, और अब भी तलाश जारी है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर 23 करोड़ जनसंख्या वाले इस प्रदेश में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे फैल रहा है। लेकिन खतरनाक बात यह है कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें आगरा, लखनऊ, नोएडा सबसे आगे। कोरोना का मीटर एक जगह टिकने को तैयार नहीं। वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुरुवार की आखिरी गिनती तक नोएडा में 12 नए मरीजों की पहचान हुई। जिले में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या 90 के आंकड़े को पीछे छोड़ चुकी है। जिले के अफसर एक हॉटस्पॉट से दूसरे हॉटस्पॉट की दौड़ लगा रहे हैं। सैनिटाइजिंग का काम जोरों पर है। लोगों को घरों में सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है। लॉकडाउन की जहां तक बात है, लॉकडाउन बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है। ये हॉटस्पॉट है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल कोई किसी प्रकार का आवागमन नहीं है। दरवाजे सील्ड हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। ड्रोन से हम लोग जो है लगातार एरियल सुपरविजन कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ के लोगों से भी फीडबैक लिया है। तो यहाँ का जो इनग्रेस और एग्रेस है, आवागमन है, वो पूरी तरह से निषेध है, बंद है। इस बीच नोएडा में एक 3 साल का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं सेक्टर 20 निवासी एक डॉक्टर और सेक्टर 39 के आइसोलेशन वार्ड में काम करने वाली एक नर्स भी कोरोना पॉजिटिव मिली है।
हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर टोटल आज की तारीख में 92 केस कुल हुई है। इसमें 26 लोग ऑलरेडी डिस्चार्ज होकर स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। तो लगभग 30% ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। तो हमारी उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में बाकी लोग भी जो वर्तमान में स्वस्थ हैं कोविड-19 पॉजिटिव होने के बावजूद भी, उनको भी हम घर भेजेंगे। जो भी पॉजिटिव आए हैं 12 लोग, वो पहले से संदिग्ध थे, पहले से उनमें से अधिकतम लोग हमारे क्वारंटाइन में ऑलरेडी थे। पूरे उत्तर प्रदेश में वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या अब 800 के आंकड़े के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 72 नए मरीजों की पहचान से प्रशासन में हड़कंप है। पूरे सूबे के 3 जिले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिसमें आगरा में 167, लखनऊ में 100, जबकि नोएडा में 92 कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। यूपी के 15 जिलों के सभी हॉटस्पॉट इलाकों में सैनिटाइजिंग का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि हॉटस्पॉट इलाकों में कड़ाई करके कोरोना के संक्रमण के चक्र को तोड़ा जाए, लेकिन मरीजों के बढ़ते अभी आंकड़े खतरनाक संकेत दे रहे हैं। लखनऊ से नीलांशु शुक्ला के साथ अरविंद ओझा, नोएडा आज तक। अनुज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे नोएडा से। नोएडा में जितने हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे, अनुज, क्या संभावना है कि हॉटस्पॉट बढ़ाए जा सकते हैं? क्योंकि लगातार नोएडा में मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन रोकथाम के भी साथ ही कदम उठाए जा रहे हैं। इन तमाम बातों के मद्देनजर क्या अपडेट है? जी देखिए, नोएडा में जिस तरीके से गुरुवार को अचानक 12 केसेस सामने आए, उसके बाद से ही सख्ती यहां पर और ज्यादा बढ़ा दी गई है। कुल 28 हॉट स्पॉट आज की डेट में है, जहां पर लगातार जो है वो निगरानी बरती जा रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन हॉट स्पॉट पर किसी तरीके की आवाजाही न हो। ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। इस समय हम 14 एवेन्यू गौर सिटी में मौजूद है। ये भी एक हॉट स्पॉट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाकायदा गेट जो है वो लॉक है। सुबह के वक्त जिन लोगों को जरूरी सामानों की जरूरत होती है, वो बाकायदा ऑनलाइन सामान उसकी बुकिंग करते हैं। गेट पर ही उन्हें सामान मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही साथ समय समय पर पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से नोएडा में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए सख्ती जो है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और प्रशासन का साफ तौर पे यही कहना, पुलिस का यही कहना है कि लॉकडाउन के नियमों का लोग पालन करें। हालांकि जो 92 केसेस हैं, उनमें से अच्छी बात यह है कि 26 लोग जो हैं वो सही होकर अपने घर जा चुके हैं। 66 एक्टिव केसेस अभी भी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब सख्ती जो है नोएडा में और ज्यादा बढ़ा दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सख्ती बढ़ती जा रही है नोएडा में, क्योंकि यहां पर लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। बात अब मध्य प्रदेश की करेंगे। यहां कोरोना के कुल मामले 1100 के पार पहुंच गए। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर कोरोना से किस कदर त्राही त्राही कर रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महज 24 घंटे में 150 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के 1164 मरीज सामने आए हैं। अकेले इंदौर में कुल 707 केस हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जहां 55 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 39 की जान इंदौर में गई है। हालात अब बेकाबू हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दावा किया है कि शुरुआती देरी के बाद अब कोरोना के खिलाफ पूरी ताकत से जंग लड़ी जा रही है। मध्य प्रदेश में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि देरी हुई, क्योंकि पहले कोई व्यवस्था ही नहीं थी, इंतजाम ही नहीं किए गए। अब हम तेजी से टेस्ट कर रहे हैं। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे इंदौर में 2100 टेस्ट हो रहे हैं, और ये संख्या और बढ़ाएंगे। मुझे चिंता इस बात की नहीं कि पॉजिटिव ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि एक एक पॉजिटिव को हम ढूंढना चाहते हैं। इंदौर की बात करें तो यहाँ 125 कंटेनमेंट जोन हैं। इनमें केवल 25% लोगों की ही स्क्रीनिंग हो पाई है। इंदौर में अब भी 7.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग बची हुई है। अब हमने इंदौर को पूरी तरह से सील किया है। हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इंदौर से कोई बाहर ना जाए। कोशिश ये है कि बाकी लोगों और बाकी जो शहर है या बाकी जो जिले हैं, उनमें कंटेनमेंट एरिया बना के उसको वही रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं। इंदौर में प्रति 10 लाख 2100 टेस्ट किए जा रहे हैं। इंदौर को 11 जोन में बांटा गया है। यहाँ 489 हेल्थ टीम 3,90,000 लोगों का स्वास्थ्य सर्वे कर चुकी है। 1,813 लोग होम क्वारंटीन में हैं।
वहीं 65 मोबाइल मेडिकल यूनिट 24 घंटे काम कर रही है और हाई रिस्क इलाके से सैंपल कलेक्ट कर रही है। और इसलिए इंदौर में और भोपाल में अभी और पॉजिटिव पेशेंट की संख्या निकलेगी, लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी है कि उनमें से अब अधिकांश स्वस्थ हो रहे हैं, अच्छी हालत में। कई लोग घर भी आए और कई और जल्दी घर आएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के लिहाज से सूबे को 3 जोन में बांटा है, भोपाल, इंदौर और उज्जैन। इनमें इंदौर उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इंदौर में धर्मेंद्र शर्मा के साथ रविशपाल सिंह, भोपाल आज तक। तो आपने देखा ग्राफिक्स के जरिए किस तरह इंदौर में कोरोना कहर बरपा रहा है। ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो वहां पर 24 घंटे में कोरोना के 245 मरीज सामने आए हैं। कुल केस वहां पर बढ़कर अब 842 हो चुके हैं। कल के मौत के आंकड़े की बात करें तो 8 मौतें कल अकेले इंदौर में बताई जा रही हैं और कुल मौत का आंकड़ा यहां पर 43 तक पहुंच गया है। रविशपाल सिंह हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविश, बेहद चौंकाने वाले आंकड़े इंदौर से और वहां पर लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन क्या वहां पर जो इक्विपमेंट है, टेस्टिंग किट्स हैं, वो पूरे हैं इन सब टेस्ट के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमने अभी रिपोर्ट दिखाई है उस रिपोर्ट के बाद 8 और जो है मौतों का आंकड़ा जुड़ चुका है इंदौर के नाम पर। इंदौर में अब कुल मृतक संख्या जो है वो बढ़कर 47 तक पहुंच गई है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल मृतकों के करीब 90% के बराबर है। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वाकई चिंता की बात तो फिलहाल है। जहां तक बात आपने कही स्क्रीनिंग की, टेस्ट की, तो आपको बता दें कि इंदौर में पहले के मुकाबले जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब सामने आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा सैंपलिंग की वजह से, ज्यादा टेस्टिंग की वजह से ही सामने आ रही है। प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि टेस्टिंग जितनी तेजी से होगी, पॉजिटिव मामले उतनी ही तेजी से बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कुल 9 लैब्स काम कर रही हैं जहां पर सैंपल भेजे जाते हैं, लेकिन टेस्टिंग को बढ़ाने के साथ साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से अब सैंपल जो है इकट्ठा करके बकायदा स्टेट प्लेन के जरिए दिल्ली भेजे जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो। यानी मध्य प्रदेश की जितनी लैब्स है उनकी संख्या के साथ साथ बाहर की लैब्स में भी ये टेस्ट के लिए सैंपल भेजे जा रहे हैं, जहां पिछले अगर 3 दिनों में देखें तो ये टेस्टिंग जो है बढ़ी है और इसीलिए पिछले 3 दिनों में मामले भी तेजी से बढ़े हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर जो है वो इंदौर के देखने में आ रहे हैं। लेकिन राजधानी को भी हम ना भूलें, मध्य प्रदेश की राजधानी में भी तेजी से मामले जो है वो कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं और उसमें सबसे ज्यादा नंबर जो है, सबसे ज्यादा पीड़ित जो है वो अकेले स्वास्थ्य विभाग से है। तो कुल मिलाकर के ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जितनी टेस्टिंग होगी उतनी ज्यादा मदद मिलेगी पीड़ितों को पकड़ने में, पहचानने में, और उतनी ही जल्दी उनका इलाज जो है वो शुरू हो सकेगा। तो इससे कहीं ना कहीं मृत्यु दर को कम करने में मदद मिल सकती है सरकार को और प्रशासन को। बिल्कुल, जितने ज्यादा टेस्ट किए जाएंगे उतने सही आंकड़े सामने आएंगे। बात अब राजस्थान की करेंगे, वहां के आंकड़े आपको दिखा देते हैं किस तरह से राजस्थान में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और कौन से वो इलाके हैं जहां पर दरअसल ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। कुल केस 1131 है राजस्थान में, नए केस 55 हैं और 3 मौतें। 16 अप्रैल रात 9 बजे तक के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। शरद कुमार हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, पहले तो कुछ ही हॉटस्पॉट थे राजस्थान में, लेकिन लगातार अब ये हॉटस्पॉट की संख्या भी राजस्थान में बढ़ रही है और मौत का आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। मीनाक्षी, मैं ताजा आंकड़ा दे दूं, सुबह 9 बजे का 1169 मामले हो गए हैं पूरे राजस्थान में, जिसमें से जयपुर में 491 हैं, जोधपुर में 133 हैं और तीसरे नंबर पर कोटा आ गया है जहां 90 पॉजिटिव मामले हैं। कुल 164 लोग निगेटिव हुए हैं, जिसमें से 88 लोग घर लौट चुके हैं। ये रहा, लेकिन सबसे अच्छी बात जो मैं बताने जा रहा हूं, भिलवाड़ा के बाद ऐसा लगता है कि रामगंज का मॉडल भी गहलोत सरकार का कामयाब होने जा रहा है। पिछले 24 घंटे में मात्र 2 पॉजिटिव केस आए हैं, जबकि टेस्टिंग में देश में नंबर 1 हो गया है राजस्थान। प्रति 10 लाख पर 476 टेस्ट करने के साथ ही देश में नंबर 1 हो गया है। उसका असर दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात कामयाबी कही जा सकती है रामगंज मॉडल को लेकर। कहा जा रहा है कि 3 गलियों में 320 संक्रमित थे मात्र 1 किलोमीटर के दायरे में, उनमें से 15,000 लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि जो कंजेशन था उसको डीकंजेशन किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राजस्थान से पिछले 24 घंटे में अच्छी खबर जयपुर और रामगंज से आई है, लेकिन हम
कोटा और जोधपुर, ये दो इलाके परेशान करने वाले हैं। कोटा में लगातार मामला बढ़ रहा है, जोधपुर में मामला बढ़ रहा है, लेकिन जो जिस तरह से एक कहा जा रहा है कि रामगंज को लेकर एक डर बैठा हुआ था, कहीं ना कहीं थोड़ी सुकून की खबर पिछले 24 घंटे में रामगंज से मिली है, जहां मात्र 2 मामले आए हैं। हालांकि आसपास के उसके इलाके में 6 मामले आए हैं, कुल 8 मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में जयपुर में। सरकार का कहना है कि ये जो रैंडम रैपिड टेस्ट किट आ गया है, उसके बाद से रैंडम सैंपलिंग का काम उस इलाके में किया जाएगा। जो लोग राशन पहुंचाने में लगे हुए थे, जो लोग वहां पर स्वास्थ्यकर्मी थे, उन सबकी टेस्टिंग रैपिड टेस्ट किट से किया जाएगा। कुछ इलाके जरूर परेशान करने वाले हैं, जैसे कि जो डॉक्टर हैं। जी, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि अब बात महाराष्ट्र की करनी होगी, जहां पर अब तक कोरोना के 3,200 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें 286 मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं। नए केस 55 हैं और मौतें 194 हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से 194 लोगों की जान जा चुकी है। ये देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। महाराष्ट्र की स्थिति बेहद चिंताजनक है। मुंबई शहर की अगर बात कर लें, कोरोना का सबसे ज्यादा यहां पर असर है। यहां पिछले 24 घंटे में 257 केस हैं। इस तरह मुंबई में कोरोना के कुल केस 2000 के पार पहुंच गए हैं। 117 लोगों की जान भी जा चुकी है। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्येश, सबसे पहले तो ताजा आंकड़े बताएं महाराष्ट्र के, और उसके बाद ये बताएं कि सरकार की ओर से अब नए कदम क्या है, आगे की क्या तैयारी है, क्योंकि अब तक जितने भी प्रयास देखे गए उसमें ना तो मरीजों की, पीड़ितों की और ना ही फिर मरने वालों की संख्या में किसी भी तरह का कोई डिक्लाइन या फिर गिरावट देखी गई है। नेहा, आपको बता दें 3,200 के पार हो चुका है महाराष्ट्र का आंकड़ा, और उसी के साथ मुंबई के जो आंकड़े हैं, मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है महाराष्ट्र का। यहां पर करीब 117 से ज्यादा मौतें हो चुकी है और 2000 के ऊपर पॉजिटिव केसेस अभी मुंबई में हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने ये हाई मॉर्टेलिटी रेट देखते हुए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। ये टास्क फोर्स जो बनाया गया है, इसमें प्राइवेट डॉक्टर और गवर्नमेंट डॉक्टर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, और खासकर इस टास्क फोर्स की मुहिम, इसका मिशन ये रहेगा कि किस तरीके से जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनकी टेस्ट किस तरीके से की जा रही है, उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, इस पर ये निगरानी बनाएंगे। जो भी डॉक्टर्स कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं अलग अलग जिलों में, मुंबई हो, थाने हो या प्रदेश के कोई भी जिला हो, वहां पर जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट जो दी जा रही है, वो जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टास्क फोर्स है उनके साथ शेयर की जा सकती है। वो अपनी विशेष टिप्पणियां उस पर दे सकते हैं कि किस तरीके का ट्रीटमेंट आगे इन पेशेंट्स को देना चाहिए, ताकि मॉर्टेलिटी रेट जो है, जो मौत हो रही है, जो डेथ हो रही है पेशेंट्स की, उससे किसी तरीके से कम किया जा सके। किसी तरीके से जो पेशेंट्स कोविड-19 पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उन्हें ट्रीट करके उन्हें रिकवर किया जा सके। इसीलिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। एक हॉटलाइन भी शुरू की गई है खासकर डॉक्टर्स के लिए, जिसके तहत इस हॉटलाइन के तहत ये टास्क फोर्स के जो लौटेंगे आपके पास, और अब बात करेंगे कोरोना टेस्टिंग किट्स की। किस तरह से इस पर विवाद अब शुरू हो गया है। कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप ये लगाया कि कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार देश में काफी कम है। राहुल के मुताबिक कोरोना पर लगाम लॉकडाउन से नहीं बल्कि टेस्टिंग बढ़ाने से लगेगी, और इस पर आईसीएमआर ने जवाब देते हुए कहा कि भारत में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार सबसे ज्यादा है। A lockdown is in no way a solution to the COVID virus. The biggest weapon is testing. Testing at scale so you know where the virus is moving and you can isolate the virus, you can fight the virus and you can target the virus. ऐसे वक्त में जब पीएम मोदी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की सरकारी कोशिशों की पीठ थपथपा रहे थे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूरे प्रयासों को ही सवालों में खड़ा कर दिया। राहुल ने कहा कि कोरोना से जंग सिर्फ लॉकडाउन से नहीं जीता जा सकता, बल्कि इसके लिए टेस्टिंग बढ़ानी होगी। यही बात बाद में सीपीएम के सीताराम येचुरी ने भी कही। What is the real weapon against the virus? The biggest weapon. The biggest weapon is testing. Testing at scale so you know where the virus is moving and you can isolate the virus, you can fight the virus and you can target the virus.
Now, I want to give you a few statistics on testing. I think our testing rate is 199 out of a million. And if you look at all the tests that we've done over the last 72 days, it works out to approximately an average of 350 tests per district. Now, this is in no way enough to tell you how the virus is moving. अब लॉकडाउन हो गए, अब कितने 23 दिन हो गए। अब इन 23 दिनों में अपनी टेस्टिंग कितनी बढ़ी भाई? साउथ कोरिया के मुकाबले में 250 गुना कम है हम, 250 गुना। अब यह है कि 1 लाख में से तकरीबन 9 लोगों की टेस्टिंग हो रही है, 1 लाख में से। 130 करोड़ की आबादी है देश में। अब इस टेस्टिंग जब तक आप विस्तार से नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चल रहा कि कहां पे है ये। इन आरोपों का आईसीएमआर के मुख्य वैज्ञानिक रमन गंगाखेडकर ने विस्तार से जवाब दिया। गंगाखेडकर ने कहा कि भारत में अमेरिका, इटली, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों की तुलना में कोरोना मरीजों की पहचान के लिए भारत में ज्यादा परीक्षण हो रहे हैं। ये परीक्षण तार्किक और विवेकपूर्ण तरीके से किए जा रहे हैं। हम अगर देखें ना, अभी ग्लोबली अगर देखें तो जापान में एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए उनको वो 11.7 लोगों की टेस्ट करते हैं जापान में, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट दैट यू कैन सी। इटली में 6.7 टेस्ट होते हैं तो एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। अमेरिका में 5.3 टेस्ट करना पड़ता है, एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। यूके में 3.4 एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। हमारे देश में हम तकरीबन 24 टेस्ट कर रहे हैं एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए। आईसीएमआर के मुताबिक 9 घंटे की शिफ्ट में एक दिन में भारत में 42,418 टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर शिफ्ट को डबल कर दिया जाए तो 78,227 टेस्ट तक हो सकते हैं। आज तक कुछ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना परीक्षण के लिए और किट्स आ रहे हैं। चीन के भारतीय मिशन और ग्वांगझू के कॉन्सुलेट से सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। ऐसे में टेस्टिंग किट जल्द से जल्द पहुंच सकता है। इसके अलावा यूके, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका और मलेशिया के फर्म से कोटेशन आ चुका है। दिल्ली से मिलन शर्मा और पॉलोमी शाह के साथ आज तक ब्यूरो। एक विवाद कल कोरोना टेस्टिंग किट पर भी उठ गया था। इसका जवाब आईसीएमआर के मुख्य वैज्ञानिक रमन गंगाखेडकर ने विस्तार से दिया। आइए अब आपको दिखा देते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने इसके जवाब में। एंटीबॉडी किट्स, इनकी सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी ये कम है, ये तो हम चारों तरफ सबको मालूम है। ये तो हम ट्रेंड देखने के लिए कर रहे हैं। मुझे अगर ट्रेंड दिखना है तो ट्रेंड में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो 6% दिखने के बजाय 5.8% निकला और उसका ट्रेंड मैं फॉलो कर रहा हूं, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिसीज डायग्नोसिस के लिए नहीं है। जैसे मैंने बोला, इम्यून रिस्पांस उसका द्योतक आज समझ सकते हैं क्या? अभी भी नहीं समझ सकते हैं। ये सर्वेलेंस में हॉटस्पॉट में कैसे इन्फेक्शन फैल रहा है, या बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसका अंदाज बांधने के लिए टेस्ट है। इसलिए वो किट का फॉल्टी रहने का हिसाब जो था ना, वो जो लोगों ने इम्यून रिस्पांस देखने को किया, उसके इसमें चक्कर में ठीक है। ये सर्वेलेंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना से बचने का एक ही मंत्र है, सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए संक्रमण की चेन को तोड़ना। पीएम मोदी बार बार देश को ये संदेश देते रहे और अब यही संदेश कुछ ग्रामीण बच्चों ने खास तरीके से दिया है, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसंद भी किया है। ये वीडियो अपने ट्विटर खाते में उन्होंने शेयर किया है। मान लो ये सारे आदमी हैं और एक आदमी में कोरोना है। मान लो ये पहला आदमी है, दूसरा, तीसरा, चौथा को कैसे बीमार करता है तुम खुद देख लो। समझ में आया कि कोरोना कैसे फैलता है? हाँ, यस सर। तो सर इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं सर? सिंपल, तो चलिए एक बार फिर करके दिखाते हैं।
यस सर। मान लो ये सब इंसान है और एक इंसान में कोरोना बीमारी है, बिल्कुल इस तरह। और बच्चे जल्दी से एक इंसान को हटा दो। देखा, बच्चों ने खेल के जरिए ये बता दिया कि कोरोना संक्रमण कैसे फैलता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग इसके लिए कारगर उपाय है। और इसे पसंद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। तो कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। दिल्ली में कल एक अनोखी कोशिश नजर आई। एक शख्स कोरोना का यमराज बनकर लोगों को कोरोना से बचाने और बचने का उपाय बता रहा है। इस समय हम दिल्ली के गांधीनगर के रघुवरपुरा इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन तमाम लोगों को खाना खिलाया जा रहा है जिनके पास जो है वो खाना नहीं है। दरअसल ऐसे लोगों के लिए सरकार जो है वो तमाम इंतजाम जरूर कर रही है, लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्त ऐसे लोगों के लिए वरदान बनकर सामने आए हैं। यहाँ पर भी रोजाना ऐसे लोगों को खाना खिलाया जा रहा है जो कि बाहर के हैं, दूसरे राज्यों के हैं और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर जा न सके। इनके पास ये रोजाना कमाने खाने वाले लोग थे, लेकिन अभी फिलहाल इनके पास पैसे नहीं है। ऐसे लोगों को ही यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बाकायदा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। बाकायदा यहाँ पर एक शख्स जो है यमराज का वेश धारण करके ये लोगों को ये संदेश दे रहा है कि लोग जो है वो सुधर जाए, लोग तमाम नियमों का पालन करें, कोरोना से बचने के लिए क्या कुछ करें। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लॉकडाउन के बीच सरकार ने वित्तीय मदद का प्लान तैयार किया है। कई चरणों में कई सेक्टर्स में राहत पैकेज के ऐलान के आसार हैं। पलायन कर रहे मजदूरों को नकद में मदद की योजना है। और आज सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसमें तमाम डिटेल प्लान को वो सामने रखेंगे, किस तरह से कहां पर मदद जुटाई जाएगी।